कि आज इस लाइव इवेंट में, लाइव सेशन में खुशामदीद करता हूँ। इस्तांबुल से बात कर रहा हूँ। टेक्नोसर्व के यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। बालरियम लॉ ग्रुप की तरफ से खुशामदीद आप लोगों को। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की डिस्कशन लाइव में आज की जो डिस्कशन का पर्पस है और जो डिस्कशन हमारी चलेगी वो होगी पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से, नेपाल, श्रीलंका से वर्क परमिट पे, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बेस्ड वर्क परमिट पे कैसे इमिग्रेशन की जा सकती है, कम खर्चे में अपने ममालिक से बाहर किस तरह शिफ्ट किया जा सकता है और इसके साथ इमिग्रेशन बगैर इन्वेस्टमेंट के कैसे हासिल की जा सकती है। इस मौजू पे बात करेंगे। मौजू पे बात करने से पहले मैं ये बताता चलूं कि ये सब्जेक्ट जो है ये इन रिगार्ड्स टू सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है। एम्प्लॉई बेस्ड वर्क परमिट की बात नहीं हो रही, बिजनेस बेस्ड वर्क परमिट की बात करेंगे। ऐसा वर्क परमिट जिससे आप लोगों को इमिग्रेशन मिलती है बगैर इन्वेस्टमेंट के, लेकिन पहले एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करनी पड़ती है। कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए और कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसेस क्या है, कितने दिन लगते हैं, किस तरह की जाती है, क्या टाइम प्रोसेस है, वीज़ा प्रोसेसिंग कैसे होती है, क्या पर्क्स और बेनिफिट्स हैं मोंटेनेग्रो में कंपनी बनाने के, अल्बानिया में कंपनी बनाने के, बोस्निया हर्जेगोविना में कंपनी बनाने के और तुर्की में कंपनी बनाने के या सेटल होने के क्या पर्क्स हैं, क्या प्रोज एंड कॉन्स हैं, उस पे बात करेंगे इंशाअल्लाह। अगेन आप लोगों को खुशामदीद है। मेरा नाम ताहिर बशीर कादी है। जो लोग अभी ज्वाइन कर रहे हैं उनको भी वेलकम है। आज के पहले मेरे यूट्यूब लाइव इवेंट में इंशाल्लाह हम लोग मोंटेनेग्रो, अल्बानिया, बोस्निया हर्जेगोविना और तुर्की के हवाले से बात करेंगे। बिजनेस सेटअप से यहाँ पर सेटलमेंट कैसे की जा सकती है। तुर्की में सबसे पहले बिजनेस सेटअप करने के लिए आपको एक कमर्शियल लाइसेंस बनाने की ज़रूरत है और उसके साथ-साथ रेज़िडेंसी परमिट की ज़रूरत है। तुर्की की इमिग्रेशन सिस्टम में रेज़िडेंसी परमिट बिज़नेस की बेस के ऊपर भी मिलता है। लेकिन आपका जो बिज़नेस प्लान है, वो यहाँ की बिज़नेस चैम्बर ऑफ कॉमर्स से रजिस्टर्ड होना चाहिए, एक प्रॉपर प्लान लेआउट होना चाहिए और आपकी इन्वेस्टमेंट कैपेबिलिटी जो है, वो डिक्लेयर्ड भी होनी चाहिए और वेरीफाई भी होनी चाहिए। इसके बाद कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के साथ ही आपको 5 तुर्किश एम्प्लॉयी को हायर करना लाज़िम है। जिस वक़्त आप 5 तुर्किश एम्प्लॉयी रजिस्टर्ड कर लेंगे, अपने सिस्टम पर ले आएँगे, अपने कंपनी के सिस्टम पर ले आएँगे, तो आपको उसकी बेस के ऊपर वर्क परमिट फ़ौरन मिल जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन्वेस्टमेंट क्या किए जाए? इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे मल्टीपल डिसिप्लिन हैं। किसी भी कारोबार में इन्वेस्टमेंट की जा सकती है, किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। मिसाल के तौर पे आप रियल एस्टेट के बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप रेस्टोरेंट के बिज़नेस में इन्वेस्ट कर सकते हैं। चाय, कॉफ़ी, कैफ़ेटेरिया या किसी भी ब्रांड की फ्रैंचाइज़ है, स्वीट शॉप है, इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। आइसक्रीम की शॉप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ग्रोसरीज़ की शॉप में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ़ास्ट फूड रेस्टोरेंट की फ्रैंचाइज़ में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो इन्वेस्टमेंट का कैप होगा, ये कम से कम भी आपका $150,000 के करीब-करीब होगा। It will not be less than 150,000 US dollar. So it will be minimum 150,000 up to 150,000 US dollar. अब इसके बाद बात करते हैं कि मोंटेनेग्रो, अल्बानिया और बोस्निया हर्जेगोविना। तीनों ममालिक की जीडीपी बहुत बेहतर है, लेकिन इन सब ममालिक में से सबसे बेहतरीन जीडीपी और जो बिज़नेस एनवायरमेंटल फ्रेंडली इमिग्रेशन पॉलिसीज़ हैं, वो बोस्निया हर्जेगोविना की हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ी एक मिसअंडरस्टैंडिंग है मोंटेनेग्रो के हवाले से कि मोंटेनेग्रो जो है वो यूरोपियन यूनियन में आता है, क्योंकि वहाँ पे यूरो चलता है। ऐसी बात नहीं है। मोंटेनेग्रो भी बल्कान कंट्री है, अल्बानिया भी बल्कान कंट्री है, बोस्निया हर्जेगोविना भी बल्कान कंट्री है और इसके अलावा सर्बिया भी बल्कान कंट्री है। बेलारूस भी बल्कान कंट्री में आता है, जॉर्जिया भी बल्कान कंट्री में आता है, ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया बल्कान कंट्री में आता है। ऑस्ट्रिया, क्रोएशिया को निकाल के बाकी जितने भी ममालिक हैं, तुर्की समेत ये सब हम इनको बल्कान कंट्री ही कंसीडर करते हैं। यहाँ पर
यूरो ये यूरो कैंडिडेट मेंबर ज़रूर हैं, लेकिन यूरोपियन यूनियन के मेंबर अभी नहीं बने। बल्कान कंट्रीज़ भी ऐसे ही हैं जैसे तुर्की ये है। अलबत्ता एक छोटा-सा फ़र्क है, बल्कि एक सिग्निफिकेंट डिफरेंस है कुछ ममालिक से दूसरे ममालिक में। इनमें से कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनके नेशनल्स को यूरोप और शेंजन का सफ़र करने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। और कुछ ममालिक ऐसे हैं जिनके नेशनल्स को यूरो और शेंजन में सफ़र करने के लिए वीज़ा की ज़रूरत है। तो बोस्निया-हर्ज़ेगोविनिया हो गया, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो और इस किस्म के सर्बिया है, नॉर्थ मैसेडोनिया है, कोसोवो है। यहाँ के जो नेशनल्स हैं, इनको सफ़र करने के लिए यूरोप में और शेंजन में सफ़र करने के लिए वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। ये एक डिफरेंस है। अलबत्ता एज़ वी कंपेयर टू तुर्की फॉर दीज़ कंट्रीज़, तो यहाँ के तुर्की के जो नेशनल हैं, जो हम लोग हैं, हम लोगों को यूरोप में और यूरो ज़ोन में और शेंजन ज़ोन में सफ़र करने के लिए डेफिनिटली वीज़ा की ज़रूरत है। सो देयर इज़ अ बिग लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन द कंट्रीज़ पॉलिसीज़ और उनकी जो टाइज़ हैं यूरो ज़ोन और शेंजन ज़ोन के साथ इट डज़ मैटर अ लॉट। तो बाल्कान कंट्रीज़ में बोस्निया हर्ज़ेगोविनिया की जीडीपी, उसकी पॉपुलेशन और उसकी बिज़नेस पॉलिसीज़ टुवर्ड्स नॉन ईयूज़ काफ़ी बेहतर है कंपैरेटिवली टू सर्बिया, कंपैरेटिवली टू मोंटेनेग्रो, कंपैरेटिवली टू अल्बानिया। यहाँ पे मैं बात कर रहा था कि मोंटेनेग्रो में यूरो चलता है तो वो यूरो ज़ोन में है। ऐसी बात नहीं है। मोंटेनेग्रो भी बाल्कान कंट्री है और यूरोपियन यूनियन का एप्लीकेंट कैंडिडेट ज़रूर है, लेकिन अ, यूरोपियन यूनियन का मेंबर नहीं है अभी। यूरो करेंसी उन्होंने एस्टेब्लिश कर ली है। क्यों की है? वो उनकी अपनी सोच है, अपनी उनकी मर्ज़ी है। उन्होंने खुद साख्ता सरेंडर कर दिया अपनी नेशनल करेंसी को कि वी डू नॉट वांट टू रन आवर ओन करेंसी, वी वांट टू रन यूरो एज़ आवर नेशनल करेंसी। वहाँ पे भी मंथली इनकम या मंथली अर्निंग जो है, एवरेज इनकम है, एक मिनिमम जो सैलरी है, इट इज़ इक्वल टू एवरीवन एल्स। कुछ ऐसा फ़र्क नहीं है कि आप समझे कि वहाँ पे डेढ़ 2,000 यूरो बंदा महीने का मज़दूर कमा रहा है और बाकी मुल्कों में वो 500 कमा रहा है। इट्स नॉट लाइक दैट। मोंटेनेग्रो की जीडीपी या मोंटेनेग्रो की जो इकोनॉमी है, वो कंपेयर टू अदर बाल्कान कंपैरेटिवली जो है, वो कम है। और इसी तरह बोस्निया-हर्ज़ेगोविनिया जो है, वो भी बल्कान कंट्री है। बोस्निया-हर्ज़ेगोविनिया की जो अपनी करेंसी है वो बोस्नियन मार्क कहलाती है, उसको बैम या केएम कहा जाता है। दो 1.90 अगर केएम हो, तो व्हिच इज़ इक्वल टू 1 यूरो, तो दैट इज़ नॉट बैड एट ऑल एक्चुअली। इन्फ्लेशन नहीं है सिंस 1990 इन लोगों की सिंस 1997 इन लोगों की जो करेंसी है वो एस्टेब्लिश्ड है, स्टेबल है। आफ्टर वॉर के आफ्टर वॉर जो एक एरा गुज़रा है जहाँ पे प्रॉब्लम्स रही हैं, सब कुछ सेटल होने के बाद से लेके आज तक देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन बिटवीन देमसेल्व्स एज़ वेल एज़ उनकी जो करेंसी है वो स्टेबल है। तो कंपनी ओपन करने के लिए इन किसी भी मालिक में आप अपने लोकल अटॉर्नी को वहाँ के जो भी होते हैं, आप उनको एक लॉ फर्म को अपनी तरफ से पावर ऑफ अटॉर्नी जारी जारी करते हैं। 2 तरीके कार है, या तो आप विज़िट वीज़ा पर तशरीफ ले आएँ, विज़िट वीज़ा पर आ जाएँ, आके कंपनी एस्टेब्लिश कर लें, फिर वापस चले जाएँ, देन वर्क वीज़ा लेकर आ जाएँ। क्योंकि अगर आप विज़िट वीज़ा पे इन कंट्रीज़ में आएँगे, तो आप अपने विज़िट वीज़ा को वर्क वीज़ा में कन्वर्ट नहीं करवा सकते, दिस इज़ द लॉ। या आप कंपनी एस्टेब्लिश अगर आप ये 2 दफ़ा का ट्रैवल अफ़ोर्ड कर सकते, इट इज़ वेरी गुड, यू शुड डू इट बाय योरसेल्फ। और अगर आप ये नहीं कर सकते, then I will recommend you give a power of attorney to me, and I will incorporate a company on your behalf in Montenegro, in Albania, in North Macedonia, in Bosnia-Herzegovina और इवन सर्बिया। सर्बिया का थोड़ा-सा सिस्टम जो है वो लेंथी भी है और टाइम कंज्यूमिंग भी है। अदर देन सर्बिया प्रोसेस जो है वो लेंथी नहीं है, टाइम कंज्यूमिंग नहीं है, स्विफ्ट प्रोसेस है। तो आप जिस वक़्त पावर ऑफ अटॉर्नी देते हैं, पावर ऑफ अटॉर्नी की देने की बेस के ऊपर आपके लिए कंपनी आपके बिहाफ़ पर इनकॉर्पोरेट की जाती है। यूजुअली कंपनी इनकॉर्पोरेशन का जो प्रोसेस है, इट टेक्स अप्रॉक्सिमेटली बिटवीन 15 टू 20 डेज़। So within 15 to 20 days, a company is incorporated on your behalf for you. So it doesn't matter you are a single owner or you are a multiple partners in one company. So it depends to you. अगर आप मल्टीपल पार्टनर्स होंगे, थोड़े से जो एक्सपेंसेस हैं वो बढ़ जाते हैं।
लेकिन अगर हम कलेक्टिवली देखेंगे तो एक्सपेंसेस जो हैं वो अफोर्डेबल, इकोनॉमिकल हो जाते हैं, क्योंकि ऑल द एक्सपेंसेस विल बी डिवाइडेड इन बिटवीन पार्टनर्स। एक कंपनी के अंदर देयर कैन बी अप टू 5 डायरेक्टर्स, बट सिंस जो कंपनी ओनर है या ओनर्स हैं, इफ ऑल ऑफ देम आर नॉन ईयू, नॉन यूरोपियन और नॉन ब्रिटिश और नॉन यूएस और कैनेडियन सिटीजन्स, in that case you will be looking for the work permits for everyone. It is not easy to get a 3, 4, 5 work permits on one company since the company hasn't started any business activity. Work permit की बात करो, there can be up to 5 directors, no problem in a LLC company. तो वर्क परमिट लेने के लिए what I always suggest and recommend is that you should take only 2 directors work permit in the beginning. जिस वक़्त आपकी कंपनी स्टैब्लिश हो जाएगी, 2 लोगों का वर्क परमिट लग जाएगा, आप लोग तशरीफ़ ले आइए, चाहे तो बोस्निया में आ जाएँ, चाहे तो नॉर्थ मैसेडोनिया में आ जाएँ या अल्बानिया में आ जाएँ या मोंटेनेग्रो में आ जाएँ, सेम प्रोसेस है। आने के बाद कुछ ना कुछ बिज़नेस एक्टिविटी अपनी एस्टैब्लिश कीजिए। सो वन्स यू स्टार्ट योर बिज़नेस एक्टिविटी, after that we can take further work permits. Even it is for the employee or for the rest of the director, it is definitely possible. In the same company, there will be no more expenses. What you have already spent, what you already have spent in the terms of incorporation of the company, in addition to that, आपको सिर्फ legal fees या अपने lawyer की fees ही मजीद अता करनी पड़ेगी. And by that way, you will definitely receive more work permits. So if you do anything logically in the legal system, there is no problem by for having a work permit. Mentality kya hai? I want to go on a work permit. When we are saying the word work permit, when I am advertising the name of work permit, it is a self-employment work permit. But 99% response what I get from our community is a employee-based work permit. अभी के यकीनन employee based work permit मिलते हैं, लेकिन for that sake आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी को क्लिक करना चाहिए। अब रिक्रूटमेंट एजेंसी क्या देखती है? एक जनरल मैं आपको मार्केट का पर्सपेक्टिव शेयर कर रहा हूँ। लुक, आई एम एम्प्लॉयर फ्रॉम तुर्की, आई एम एम्प्लॉयर फ्रॉम बोस्निया हर्जेगोविना, आई एम एम्प्लॉयर फ्रॉम मोंटेनेग्रो और नॉर्थ मैसेडोनिया। आई नीड अ आईटी प्रोफेशनल। मैं क्या करूंगा? मैं अपनी जॉब को सबसे पहले रिक्रूटमेंट एजेंसी से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरी ये जॉब है, मेरी ये डिमांड है, मुझे एम्प्लॉय चाहिए विद इन 2 वीक्स। So that employer will advertise the employment opportunity on their own web portal or on their own website. So within couple of days, they will receive response. So let's suppose one guy is from Pakistan, one guy from India, Bangladesh or Nepal or Sri Lanka. He also apply for the job. Mashallah, he is very competent. He has the whole world of experience of the IT profession. And he is the most suitable candidate for the employer as well. So what I will think, what I will do, जिस वक़्त मैं उस बंदे को फ़िल्टर करूँगा और मैं कहूँगा कि मुझे इसी को एम्प्लॉय करना है, आई नीड टू मेक अ रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट कि मुझे ये बंदा अपनी जॉब के लिए सूटेबल है एंड आई वांट टू रिक्रूट हिम। फॉर दैट सेक मुझे एक लेबर मिनिस्ट्री से कॉन्ट्रैक्ट इश्यू करवाना है। लेबर मिनिस्ट्री से कॉन्ट्रैक्ट इश्यू करवाने के बाद मैं आपको आपके कंट्री में वो लेबर कॉन्ट्रैक्ट भेजूंगा, विच यू विल साइन, ड्यूली साइन, वेरीफाइड करेंगे, नोटराइज करेंगे कॉन्ट्रैक्ट, आप एक्सेप्ट करेंगे टर्म्स एंड कंडीशन जिसमें सैलरीज लिखी होती हैं, नंबर ऑफ डेज ऑफ वर्क लिखे होते हैं, आपके बेनिफिट्स लिखे होते हैं, रिटायरमेंट सैलरी लिखी होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। नाउ यू हैव डिस्पैच दिस बैक टू मी। ऑलरेडी इस सारे प्रोसेस में कम से कम 1.5 मंथ लग गया है, क्योंकि दे विल बी मिनिमम 2 इंटरव्यूज। आपको अपनी लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी भी साबित करनी है। तो ये आपको मेक श्योर करना है कि अगर आपको उनकी मकामी लैंग्वेज नहीं आती है, मिसाल के तौर पे बल्कान कंट्रीज में हर कंट्री में कुछ ना कुछ जो है वो रशियन लाजम बोली जाती है और उनकी जो मकामी लैंग्वेज होती है, मतलब अल्बेनियन लैंग्वेज जो है, इट्स अ काइंड ऑफ अ मिक्सचर ऑफ तुर्किश लैंग्वेज एंड द रशियन लैंग्वेज। सिमिलरली इन बोस्निया हर्जेगोविना, बोस्नाक लैंग्वेज is kind of mixture of Slovenian language plus Russian language. तो क्रोशिया जो है, क्रोशियन लैंग्वेज इज द मिक्स ऑफ क्रोशियन, बोस्नाक एंड द रशियन लैंग्वेज। लेकिन इन सब में पार्शली इंग्लिश जरूर बोली और समझी जाती है। सो व्हाट एम्प्लॉयर विल डू आफ्टर रिसीविंग योर डॉक्यूमेंट्स 1.5 मंथ, आपको ये ज़हन में रखना है कि 1 डेढ़ महीना गुजर चुका हुआ है।
एम्प्लॉयर को 2 हफ्ते में एम्प्लॉयी मिल जाना था, लेकिन अब उसको 1.5 महीना सिर्फ और सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट का रजिस्टर करवा के वापस रिसीव करने तक 1.5 महीना गुजर गया हुआ है। आई वांट यू गाइस टू अंडरस्टैंड एंड थिंक एंड make assessment logically on the subject. Why it is not possible for someone to come on an employee work permit as compared to the business work permit. 1.5 महीना इसी प्रोसेस में गुजर गया हुआ है। 1.5 महीने के बाद जिस वक्त एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट वापस एम्प्लॉयर के पास आ जाता, देन आई हैव टू सबमिट दैट एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट टू द लेबर मिनिस्ट्री। लेबर मिनिस्ट्री आपके पासपोर्ट की वेरिफिकेशन करेगा, आपकी क्रेडेंशियल्स देखेगा, आप एजुकेशन सर्टिफिकेट्स जो आपने लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट नहीं करके दिए, देन आई हैव टू डू इट माई सेल्फ, इट मीन्स मनी आल्सो। लोकल लैंग्वेज में उसको ट्रांसलेट करेंगे, नोटराइज करेंगे, तब उसकी इक्विवेलेंस होगी, तब वो वेरीफाई होंगे। So it will take another 1.5 month minimum. So collectively 3 months has passed by. अब 3 महीने के बाद again we will apply for the work permit. Now we are going to apply for the work permit when these prerequisites has been met to the standards. जब ये सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएंगी, now I can apply for my supposedly perfect candidates work permit to the labor ministry. This will take another 2.5 months. For the employee work permit minimum 2.5 months. So 5.5 months. मैं बहुत टाइट स्केड्यूल में बात कर रहा हूँ कि हर चीज जो है प्रिम जा रही है, प्रॉपर जा रही है, उसमें कुछ भी किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है। Collectively we have spent 5.5 months. जो एम्प्लॉय मुझे 2 हफ्ते में मिलना था, मुझे भी इंतजार करते हुए 5.5 महीने हो गए and I haven't seen the face of the employee. और उसने कोई भी मेरे लिए काम नहीं किया। I don't know he is working in Pakistan, India, Nepal, Bangladesh, Sri Lanka or no, but he is waiting for his job to be get done also. So 5.5 months has gone by. सब कुछ ठीक हो जाता है, उसकी एजुकेशन इक्विवेलेंस एक्सेप्ट हो जाती है, तब इमिग्रेशन आपका जो वर्क परमिट है वो अप्रूव कर देती है। Now work permit is approved for 5.5 months. Now you will receive the work permit via DHL. All the documents will be sent to you, and one copy will be sent to the respective embassy. जिस वक्त आपके काउंसिल में डॉक्यूमेंट्स अप्रूव हो जाते हैं, सॉरी रिसीव हो जाते हैं और आपको रिसीव हो जाता है, यू मेक एन अपॉइंटमेंट विद योर काउंसलेट या एम्बेसी और आप वहां पर अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेके जाएंगे सबमिट करने के लिए। एम्बेसी विल गिव यू बिटवीन 5 to 10 days अपॉइंटमेंट टाइम। सो इट्स गॉन टू द 6 months। 6 महीने गुजर गए। आप एम्बेसी में अपनी एप्लीकेशन जमा करवा देंगे। एप्लीकेशन जमा करवाने के बाद एम्बेसी विद इन 1 month आपका स्टिकर जो है वो स्टम्प कर देगी सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करने के बाद। सो इट्स 7 months ऑन द डॉट। हर चीज जो है वो नेक टू नेक है। 7 महीने गुजर गए। ऐसा एम्प्लॉय जो 2 महीने में एम्प्लॉयर को मिल जाना था, अगर मैं एम्प्लॉयर हूं, मैंने किसी को 2 हफ्ते में एम्प्लॉय करके फारिग होकर अपना काम शुरू कर देना था। मेरा वो जो काम, मैं भी एक सर्विसेज बेस्ड बिजनेस चला रहा हूँ, लेट्स सपोज, और मुझे अपने लिए आईटी प्रोफेशनल की जरूरत थी। मैंने उसको हायर करना था, उसको एम्प्लॉय करना था। इट विल टेक मी मिनिमम 7 months टू एम्प्लॉय समबॉडी फ्रॉम पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, नाइजीरिया, wherever from the EU or the other countries. That is why it is very hard for the employer to employ someone from non-EU countries. It takes a lot of time and effort. So mostly employer does not want to go that way. So this is the main reason कि एम्प्लॉयमेंट के हवाले से इतनी ज्यादा परेशानी क्यों आती है और एम्प्लॉयमेंट की बेस के ऊपर आपको वर्क परमिट क्यों नहीं मिल पाता। अलबत्ता अगर आप एक प्रोफेशनल है और आपकी जेब में कुछ पैसा है, कुछ रिजर्व कैश है, आप 5, 7, 8, 10,000 डॉलर जो है स्पेयर रखते हैं और अपना फ्यूचर को रोशन बनाना चाहते हैं, मुस्तकबिल को बेहतर बनाना चाहते हैं, बेहतर अपॉर्चुनिटी की तलाश में हैं और आप यूरोप मूव करना चाहते हैं, तो ईज़ी जो वे होता है वो होता है कंपनी एस्टेब्लिश करके। चाहे कहीं पे भी कर लें। दुनिया के हर कंट्री में कंपनी एस्टेब्लिश की जा सकती है, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो यूएस है, चाहे वो स्वीडन है, वो नॉर्वे है, बेल्जियम है, जर्मनी है, आयरलैंड है, यूएस है, इंडिया है, पाकिस्तान है, कहीं पे भी है, तुर्की है, बोस्निया हर्जेगोविना है, अल्बानिया, मोंटेनेग्रो, नॉर्थ मैसेडोनिया, wherever. Everywhere you can establish a company, but every country has their own rules, their own land of law, as well as their own policies or unka capital required amount for the establishing of the company, and the type of the company and their requirements are different. Some will may offer you work permit, some will may not offer you a work permit. It depends.
तो उसके लिए कहीं पे भी आप अपना एक इनिशिएटिव ले सकते हैं। So what I do usually as a business immigration advisor, as a business immigration consultant, and a member of a law firm in Istanbul, in Turkey, and we provide services overall worldwide. Alhamdulillah, since 1990, I myself have the experience of doing and incorporating business on all over the world from like almost year 2004. तो मैं ये करता हूँ कि आप जिस वक़्त किसी भी मुल्क में सेटल होना चाहते हैं, आप मुझसे सवाल पूछते हैं, मेरी म मुस्तकिल मार्केटिंग की कैम्पेन्स चलती रहती हैं। पोस्ट्स आते रहते हैं, लिंक्डइन पे भी, फेसबुक पे भी, यूट्यूब पे भी, गूगल पे भी। तो उससे यही पूछते हैं कि हमने फलानी जगह जाना है। We want to settle in Schengen zone. We want to settle in US or in Canada. So what I will recommend or what I will, but it depends. When I tell them this is how much it will cost you, तो भाई वो कहते हैं महँगा बहुत है। यहाँ पे समझने की बात ये है कि कोई भी जो सेटअप है जहाँ पे भी आप सेटअप करना चाहेंगे तो वहाँ जो प्राइसेज़ होंगी वो वहाँ के हिसाब से होंगी। व्हाट आई कैन डू, कोई भी प्रोफ़ेशनल होगा, कोई भी डॉक्टर होगा, अगर वो पाकिस्तान में तो पाकिस्तान के हिसाब से फ़ीस चार्ज करेगा, अगर वो भाई यूएस में है तो यूएस के हिसाब से फ़ीस चार्ज करेगा। जहाँ पे भी है वहाँ के हिसाब से फ़ीस चार्ज करेगा ना। तो कोई भी चीज़ जो है वो महँगी नहीं होती है, आपकी खरीदारी की जो इस्तात होती है वो वैरी कर रही होती है। समटाइम्स यू कैन अफोर्ड, समटाइम्स यू कैन नॉट अफोर्ड, इट डिपेंड्स। लेकिन अगर आप अफोर्ड नहीं करते, इट डज़ नॉट मीन कि आप इसको कर नहीं सकते हैं। दिस इज़ वेरी इंपोर्टेंट। अगर आप कुछ खरीदने की ताकत आज नहीं रखते, तो इंशाअल्लाह कल आपके पास वो इस्तात ज़रूर होगी। So all you need to do is to think and make up your mind कि आप आइंदा आने वाले कुछ सालों में, कुछ महीनों में अपने आप को कहाँ पे देखना चाहते हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान में रिसेंटली माशाल्लाह सर्विसेज़ प्रोवाइडिंग बिज़नेस जो है वो बहुत बूम कर रहा है, व्हिच इज़ वेरी गुड। So you guys are generating a lot of income from out of Pakistan. So come to think of it, after a certain time and period, like after one between 1 to 3 years, आपको डेफिनेटली पाकिस्तान से मूव आउट करना है। दिस इज व्हाट माय पर्सपेक्टिव इज। उसके पीछे दो रीजंस हैं करंटली। Until we have in Pakistan a proper and stable economy, as well as government and official policies in regards to money transfers, in regards to the approach, and in regards to the freedom of travel for our for nationals of Pakistan. Until then, I believe कि जो भी सर्विसेज प्रोवाइडिंग बिजनेस में है और ऐसा कोई भी प्रोफेशनल जो सर्विसेज प्रोवाइडिंग प्रोफेशनल है, एट सम स्टेज, एक्सक्यूज मी, एट सम स्टेज ही और शी नीड्स टू मूव समवेयर। तो उसके लिए अगर आज से ही आप कोशिश करना शुरू करेंगे और अपनी अपॉर्चुनिटीज देखना शुरू करेंगे, आई एम डेफिनेटली श्योर, आई एम डैम श्योर दैट यू विल फाइंड समवेयर दैट विच इज गुड फॉर यू। अब इन ममालिक में विजिट वीजा लेकर भी जाया जा सकता है। इन ममालिक में विजिट वीजा लेके जाने का एक डिफरेंट प्रोसेस है। आई जस्ट रिसीव्ड अ क्वेश्चन फ्रॉम मिस्टर मामून। I am from Pakistan. I am tech guy. I have couple of questions. If I want to open a company in Bosnia, what will be the process and how much time it will take or how much investment will be required? I will come to it. Uh, like this gentleman, he says, I want to establish a company. Process of time. So once we go through all the details, where where it all ends up, you need to understand. एक ऐसी जगह पे आपने जाना है जहाँ पर आपको पता नहीं है कि वहाँ का एनवायरनमेंट क्या है, वहाँ पे बिजनेस एनवायरनमेंट क्या है, बट यू वांट टू विजिट देयर। सो मैं ये अक्सर कहता हूँ कि भाई विजिट वीजे के लिए आप अप्लाई कर दें, लेकिन एम्बेसी जो है वो आपको स्पॉन्सरशिप लेटर मांगती है। एम्बेसी आपसे इनविटेशन लेटर मांगती है। अब बोस्नियन एम्बेसी जो है surely, Mr. Usman Riaz Saab also asked me, please guide about the starting of a services of HR consulting firm. तभी के मैं इंशाल्लाह इसकी तरफ भी आता हूँ। तो जितने भी जो मामून साहब ने सवाल पूछा, जब मैं उनको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर दूंगा, तो जो उनको मेन क्वेश्चन होगा, आई डोंट नो अबाउट द कंट्री, आई हैवंट बीन देयर। मेरा आपसे सवाल ये है कि जितनी भी दुनिया पाकिस्तान से सऊदी अरब जाती है, मिडल ईस्ट जाती है, दुबई जाती है, मस्कट, कतर, ओमान जाती है, हैव दे गॉन देयर बिफोर? मोस्टली, मोस्ट ऑफ देम, नो, दिस फर्स्ट टाइम। और वो वीजा खरीद के जाते हैं।
वीज़ा खरीदना एक बहुत बड़ा गुनाह है। वीज़ा नहीं खरीदा नहीं जाता, वीज़ा की फीस होती है, आप फीस अदा करो। अगर आप वीज़ा बाय कर रहे हैं, देन यू आर बिकमिंग अ पार्ट ऑफ अ ह्यूमन स्मगलिंग रैकेट। दिस इज़ माय पर्सपेक्टिव 100%. What I do, I don't sell work permits, I don't sell visas, I do not sell any kind of thing regards to the immigration. I sell my services to assist you to get you legally from one point to the other point. In between that line, I am helping you with all the legal parameters. This is my job, this is my services as a law firm, as a member of a law firm. So जिस वक्त आप विजिट करना चाहेंगे और आप सीरियस होंगे, डेफिनेटली वी कैन फिगर आउट समथिंग. But how I can determine that you are serious to incorporating a company? I can invite you to Bosnia. I can invite you to Montenegro. I can invite you to North Macedonia. I can invite you to Turkey. No problem. But how I am sure that you are really willing to do that if you are satisfied? So that's something that we need to figure out mutually. आफ्टर कन्वर्सेशन मैं हमेशा ये पसंद करता हूँ कि मेरा अपने क्लाइंट के साथ डिटेल्ड डिस्कशन हो, मल्टीपल टाइम्स हो, ही थिंक्स ओवर इट, आई विल मेक हिम ऑफर, ही एक्सेप्ट इट, ही पेज हाफ ऑफ इट, देन आई विल डू द सर्विस फॉर हिम. और मेरा आज से नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत देर से, जब से मैं सर्विसेज बिजनेस में, मेरा हमेशा से ये मानना है, इवन after the completion of the job, if my clients is not satisfied, my clients are not satisfied with my services, I'm always there to refund them on spot. So a company incorporation का जो process है, it will take minimum 15 to 20 days. 15 से 20 दिन के अंदर कंपनी स्टैब्लिश हो जाती है बोस्निया हर्जेगोविना में, मोंटेनेग्रो में, नॉर्थ मैसेडोनिया में, कोसोवो में. And after the incorporation of the company, the director needs to be appointed as an employee because we want to apply for the work permit. तो वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए कंपनी की इनकॉर्पोरेशन के बाद डायरेक्टर का वर्क परमिट अप्लाई करने के लिए 15 से 20 दिन का प्रोसेस ये रिक्वायर्ड होता है. ये तकरीबन 40 दिन हो गए. जिस वक्त ये डन हो जाता है, उसके बाद अनदर 40 दिन रिक्वायर्ड है, 40 डेज रिक्वायर्ड है वर्क परमिट के प्रोसेस को लेबर मिनिस्ट्री के साथ. बेयर इन माइंड कि इन कंट्रीज में कंपनी स्टैब्लिश करके जो वर्क परमिट का जो प्रोसेस है, डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट्स का है और बिजनेस का है, इस सारे का जो सारा प्रोसेस है, ये अंडर द कोड विद द कोऑर्डिनेशन ऑफ लेबर मिनिस्ट्री चलता है. कोर्ट अप्रूव करती है हर चीज. दैट इज व्हाई a visa is not refused by the embassies of these countries. ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर कोई मुझसे ये पूछे, सर वीजा की गारंटी है, वीजा लग जाएगा? भाई, एम्बेसी का काम सिर्फ उन डॉक्यूमेंट्स को प्रोवाइड करना है जो आपने दिए हैं, जो आपने प्रोवाइड किए हैं. आपने क्या प्रोवाइड किया? आपने अपने एजुकेशन सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड किए हैं, आपने अपने आईडी कार्ड प्रोवाइड किया, आपने अपना पासपोर्ट प्रोवाइड किया, आपने अपना पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया है, अपनी कंपनी के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं, अपनी स्टडी इक्विवेलेंस प्रोवाइड की है. तो ये जो सारे डॉक्यूमेंट्स होते हैं, इसको जो एम्बेसी होती है वो वेरीफाई करती है. एम्बेसी वांट्स टू सी दैट यू हैव गिवन अ लेजिटिमेट डॉक्यूमेंट विद द प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड इट इज ट्रू. दैट्स ऑल. वर्क परमिट तो आपका इन कंट्री से कोर्ट से अप्रूव होके आ गया हुआ. वंस इट इज डन, एम्बेसी हैज नो राइट टू रिफ्यूज इट. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो यह एक किस्म का 100% ही कंसिडर किया जाता है, अनलेस कि आप किसी इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, आपका किसी स्मगलिंग रैकेट से ताल्लुक है, या आप मनी लॉन्ड्रिंग में मुलविस हैं. ऐसा कोई एविडेंस फाइंड आउट हो जाता है, या पाकिस्तान से एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में है, इन दैट केस आपको वीजा नहीं मिले. तो उसके लिए प्री चेक होता है, पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट वगैरह इसी चीज की होता है, और एक एफिडेविट ले लिया जाता है, तो वो काफी होता है. हाउ मच इन्वेस्टमेंट इज रिक्वायर्ड? अ कंपनी इन कॉर्पोरेशन विल कॉस्ट अराउंड €2,500. ये सिर्फ कंपनी को स्टैब्लिश करने का खर्चा है. अब खर्चा सिर्फ ये नहीं है, कंपनी स्टैब्लिश कहाँ पर होनी है, किस जगह पर होनी है, उस जगह को रेंट आउट करना, जिसको हम लीगल एड्रेस कहते हैं. बहुत सारे मेरे क्लाइंट ऐसे हैं जो अमेज़न को सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, या अमेज़न पे अपने स्टोर्स उनके, या यूएस में उनकी कंपनीज हैं, और वो काम ऑनलाइन करते हैं, या ईबे पे काम कर रहे होते हैं. मोस्टली अमेज़न पे काम करने वाले लोग हैं, तो वो लीगल एड्रेस यूएस में एक्वायर करते हैं. सिमिलरली आपको कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए अगर आपको फिजिकल ऑफिस नहीं चाहिए, तो आपको लीगल एड्रेस चाहिए, जहाँ पे कोई ना कोई रिप्रेजेंटर भी हो जो आपकी डाक वसूल करे, आपकी मेल रिसीव करे, और कोई इमिग्रेशन का या चैम्बर ऑफ कॉमर्स से कोई भी रिप्रेजेंटर आता है वेरिफिकेशन के लिए, एंड दे शुड से यस
so and so company does exist on this address, तो वो लीगल एड्रेस आपका होना चाहिए, उसका भाई रेंट अदा करना पड़ेगा। फिर कहीं पे भी पाकिस्तान में ये सब सिस्टम नहीं है, दैट इज़ व्हाई आई थिंक वी आर सफरिंग, वी शुड गो दैट वे। कंपनी इनकॉर्पोरेट करने के लिए आपको अकाउंटेंट का होना बेहद ज़रूरी है। अगर आपकी अकाउंटिंग की बुक कीपिंग फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, अकाउंटेंट सर्विसेज का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, आप कंपनी एस्टैब्लिश नहीं कर सकते हैं, तो वो एक एडिशनल कॉस्ट है। रेंट आउट करने वाली जगह सस्ती भी हो सकती है, महँगी भी हो सकती है, कम पैसों की भी हो सकती है, ज़्यादा पैसों की भी हो सकती है। सिमिलरली अकाउंटेंट फर्म जो है, वो अच्छे वाली भी हो सकती है, बुरे वाली भी हो सकती है, ज़्यादा काम करने वाला पैकेजेज़ भी दे सकती है, मिनिमम से मिनिमम वाला पैकेज भी दे सकती है। सो इट विल डिपेंड। थिर्डली आपको इसके साथ-साथ अपने लॉयर के असिस्टेंस चाहिए, क्योंकि ये जितना भी काम है, जैसे मैंने आपको बताया कोर्ट से होगा, इट मीन्स यू कैन नॉट डू इट विदाउट द हेल्प ऑफ लॉयर, आप खुद जाके नहीं कर सकते। यू नीड अ रजिस्टर्ड लॉयर टू इनकॉर्पोरेट अ कंपनी ऑन योर बिहाफ। आपके पासपोर्ट की जिस वक़्त कोर्ट का प्रोसेस शुरू होता है, इट मीन्स सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना है, आपको आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? आपके पासपोर्ट से या आईडी कार्ड से करेंगे। अब पासपोर्ट या आईडी कार्ड से आइडेंटिफाई करने के लिए आपकी जो डॉक्यूमेंट है, उसको लोकल लैंग्वेज में ट्रांसलेट होना और फिर नोटराइज़ होना है। ठीक है? अब ये सारी चीज़ें जो हैं, ये सारी मिलके कलेक्टिव कॉस्ट जो है वो जनरेट करती हैं। So which usually in Bosnia Herzegovina, in North Macedonia, in Montenegro or Albania, it does not go more than like 4,500 euro for one person if there is only one work permit. If there is one director, if there are two directors, pardon, if there are two directors, then the cost is going up to 4,500 euro per person. If there is only a single person and he's just having a company 100% share for himself, एक ही बंदा होगा, एक ही मैनेजर होगा, एक ही मालिक होगा शुरू में और वो अपनी कंपनी सेटअप करना चाहता है, तो ये वाली जो कॉस्ट है वो तकरीबन 6,500 यूरो तक जा सकती है। ये मिनिमम पैकेज इकोनॉमिकल पैकेज है। अगर आप इसको जितना मर्ज़ी अपनी नीड और अपने इंटेंट के हिसाब से बढ़ाना चाहें, तो आप इसको बढ़ा सकते हैं। उस्मान रियाज साहब ने पूछा है कि गाइड अस अबाउट द स्टार्टिंग ऑफ अ सर्विसेज ऑफ अ एचआर कंसल्टिंग फर्म। इट इज़ सिमिलर लाइक एनी काइंड ऑफ अदर एस्टैब्लिशिंग अ कंपनी, देयर इज़ नो डिफरेंस। बिल्कुल एचआर कंसल्टिंग फर्म, लेकिन मैंने प्रोसेस पहले एक्सप्लेन किया है एम्प्लॉयी को नॉन ईयू से हायर करने का। व्हाट आई थिंक इज़ द बेस्ट वे फॉर दिस काइंड ऑफ बिज़नेस अपॉर्च्युनिटी व्हिच रियाज साहब इज़ सेइंग कि आपको रिक्रूटमेंट एजेंसी की हैसियत से काम करने के लिए अपने एम्प्लॉइज़ को अपने वीज़ाज़ पर पहले बुलाना पड़ेगा। ये मिडल ईस्ट में यही सिस्टम चलता है। मिडल ईस्ट में यही सिस्टम चलता है। अब मिडल ईस्ट वाला जो सिस्टम है वो इन कंट्रीज़ में एक्सेप्टेबल नहीं, क्योंकि यहाँ पे यूरोपियन राइट्स के हवाले से या यूरोपियन स्टैंडर्ड्स के हवाले से ह्यूमन राइट्स कमीशन के तहत लेबर सर्विसेज दी जाती हैं। So I had a detailed discussion once with the one recruitment agency, which is one of the top recruitment agencies in all this region. They asked me what kind of terms and conditions agreements do you have already with your employees? सो एचआर कंसल्टिंग के हवाले से अगर जिस तरह आप कह रहे हैं कि जैसे मैंने आपको कहा कि हेड हंटिंग टाइप का आप एम्प्लॉयमेंट की नीड लेके पाकिस्तान में एडवर्टाइज करके या बाकी मुल्कों में एडवर्टाइज करके रिक्रूटमेंट करेंगे, एम्प्लॉयर के लिए ये प्रैक्टिकल नहीं है। You need to think with the perspective of employer. What does employer wants? Employer wants an employee within 2 weeks. He wants to fulfill the application. But if he employees or he or she employee somebody out of EU or out of these countries which has a legal visa requirement, that process will go up to 7 months. That is why they do not prefer to employ somebody out of the EU region. This is the main thing. So this is the consulting firm जो है, आप definitely you can do that. You can provide all kind of consulting, business consultancy you can do, as well as you can provide services to the local agencies. If you are a professional of any kind, you can provide your own services. You can lend your services even as an employee to some other company. ये excuse me, ये एक other possibility है। अगर आप
सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं और आप किसी भी किस्म के अपनी फील्ड में माहिर हैं, लेट्स सपोज मिस्टर मामून है, लेट्स सपोज मिस्टर उस्मान रियाज है, they want to provide their services, they want to be on a payroll with somebody. बट इट इज पॉसिबल कि आपकी एक कंपनी होगी, वो कंपनी के अंदर उस कंपनी की जो कमर्शियल एक्टिविटीज है उसके अंदर आपकी निच के हवाले से एक्टिविटीज शामिल होंगी. So by that way, once your commercial activity includes one of your own personal expertise in your commercial license, so you can lend out your services to the other company as a on a payroll, because A company is giving his employee to the B company to provide services. So that is, it will be between B2B. So it will be easy. It will be similar as like you are having a work permit for somebody who really, really wants a set income for every month. This is a possibility. Is another question. Move on production. By move on production, after setup company in Bosnia, Pakistan, D type work permit easily देंगे. Yeah, this is what I explained. Work permit is approved by the court, brother. This is the most important thing you must understand. After incorporating a company, even company incorporation का जो process है, ये कोर्ट के जरिए कंप्लीट होता है. डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट कोर्ट से अप्रूव होती है, वर्क परमिट भी कोर्ट और लेबर मिनिस्ट्री दोनों से अप्रूव होता है. So once it is done by the court and the labor ministry, embassy does not has the right to refuse it. If embassy refuses it, we as a law firm, as a lawyer or as an attorney on your behalf has the 100% right to go against the decision in the court. This is one way. The second way is we can buy back, you can sell back your company to somebody else also. So money will be not wasted. But 99.99% there is no problem by stamping a work permit. इंटरव्यू क्या इंटरव्यू होगा? इंटरव्यू में जिस वक्त वो आपसे पूछेंगे, देखें आप एक डॉक्यूमेंट, एक केस प्रेजेंट कर रहे हैं एम्बेसी को, ऑब्वियसली दुआ सलाम के बाद यू हैव टू टेल हु यू आर. इसमें कोई जरूरी नहीं है कि आप बहुत ज्यादा प्रोफिशिएंट हो इंग्लिश लैंग्वेज में, या आप बहुत ज्यादा क्या बोलते हैं उसको, शोला बयान हो, या आप बहुत अच्छा बात करने वाले हो. सिंपली यू हैव टू से आई एम फुला, मैंने ये फुला कंपनी रजिस्टर की है, इस बिजनेस के लिए की है, मेरा ये बैकग्राउंड है, एंड मैंने वर्क परमिट भी मेरा आ चुका हुआ है, एंड हियर आर द डॉक्यूमेंट्स. दे विल टेक इट वन बाय वन, दे विल चेक इट, एंड दैट्स ऑल. दे विल गिव यू अ टाइम. बाज दफा वो तो 1-2 दिन के अंदर ही वर्क परमिट लगा देते हैं, बाज दफा सेम डे में ही आपको पासपोर्ट रिटर्न कर देते हैं, बाज दफा दे विल टेक 4-5 days. It depends to their availability and how much busy they are. But in general, there is no problem at all. Which business is the second question by move on production is which business is very profitable in Bosnia as per your experience? Suggest your best about what about fast food business, please explain. Bosnian market में इतना potential है, you cannot imagine. Similarly in Montenegro, similarly in Albania, similarly in North Macedonia, I've been around. Believe me, these are the gold mines. These countries are the gold mines. Whoever step in today, he will become millionaire. By Naseeb, I don't know when, but I am damn sure if you put your effort, your time, your genuine intention over there, I have no doubt that you will become millionaires in months. A return on investment is very good. Business activity is very good. The government relations towards the businessman is excellent. Tax, सबसे जो important question as a businessman आपको पूछना चाहिए, what is the how much is the corporate tax? How much is the income tax? What is the what about the GST? GST कितनी है? तो इन सब मुल्कों में GST भाई 10% है. सॉरी, GST जो है वो 17% है. कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो है वो 17% है, 10% है. आई एम सो सॉरी अगेन. जीएसटी जो है वो 17% है, कॉर्पोरेट इनकम टैक्स जो है वो 10% है. तो विच इज वेरी गुड. एंड आई हैव सीन इट लाइक एवरीथिंग फ्लाइज आउट इन द मार्केट. मार्केट में पोटेंशियल बहुत है. नो मैटर, आप चाहे तो कपड़े की दुकान बना लें, गारमेंट्स का कारोबार कर लें, तो
टॉवल बेडशीट का काम कर लें, टेक्सटाइल का काम कर लें, लेदर गारमेंट्स का काम कर लें, फास्ट फूड की फ्रेंचाइज बना लें, फ्रेंचाइज के बगैर दुकान खोल लें। एक और बड़ी खूबसूरती है यहाँ पे, फास्ट फूड का काम या रेस्टोरेंट का या क्विक सर्विंग का काम करने के लिए आपको फैंसी जगह का आउटलेट होना जरूरी नहीं है। द ब्यूटी ऑफ द ईस्टर्न यूरोप, ये सारा बेसिकली ईस्टर्न यूरोप ही है। तो ब्यूटी ऑफ द ईस्टर्न यूरोप इज इन लोगों के, जहां तक मैंने देखा है कि खासकर इन बोस्निया में, कि ग्राउंड फ्लोर पे अगर कोई अपार्टमेंट भी है तो उसका एक कमरा आपने रेंट आउट किया, और उसकी खिड़की जो है वो फुटपाथ पे खुलती है, सो यू कैन टर्न दैट रूम इनटू अ रेस्टोरेंट। दरवाजा आप मेन पे निकाल लेंगे, दैट्स ऑल, योर सर्विंग विल बी फ्रॉम द विंडो। इट इज वेरी वेरी सरप्राइजिंग टू मी। सो इट मीन्स किचन का सेटअप सिर्फ आपकी कॉस्ट है, उस रूम का रेंट आपकी कॉस्ट है, दैट्स ऑल, यू आर गुड टू गो। वट एवर यू आर प्रोड्यूसिंग यू कैन सेल। आप बाहर विंडो के बाहर एक बड़ा सारा पोस्टर करके लगा देते हैं कि मैं ये बेच रहा हूँ, पिज्जा बेच रहा हूँ, बर्गर बेच रहा हूँ, बिरयानी बेच रहा हूँ, पिलाओ बेच रहा हूँ, मेरी ये कॉस्ट है। ऐसा कोको कोला का या उसका कोल्ड ड्रिंक का कोई भी फ्रिज आपके पास पड़ा हुआ, उस पर कोल्ड ड्रिंक्स रखी हुई है, ना भी रखें तब भी कोई बात नहीं, एंड दे आर सेलिंग, दे आर मेकिंग वेरी गुड मनी। Cost is very economical. By this kind of setup, I don't think it takes more than 5,000 euro. 5,000 यूरो में एक फास्ट फूड की आउटलेट आप आसानी के साथ बना सकते हैं विदाउट फ्रेंचाइजिंग। और अगर आपके पास कोई कमाल है, मैं अक्सर सोचता हूँ यार, अगर यहाँ पे समोसे लग जाएं, या यहाँ पे पकौड़े लग जाएं, या आपको यहाँ पे दही भल्ले लगा लें, या बिरयानी और पुलाव का काम शुरू कर लें, इट्स अनबिलीवेबल हाउ मच पोटेंशियल देयर इज। एंड इफ यू आर थिंकिंग दिस काइंड ऑफ, मैं हमेशा स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस को एनकरेज करता हूं कि आप इनिशिएटिव लें, बिस्मिल्लाह करें। आई एम देयर टू हेल्प यू। Alhamdulillah, in Turkey, I have established many small and medium restaurants and the small medium businesses here and helped them a lot. बहुत से लोगों ने चलाया, बहुत से लोगों ने दोबारा फिर बेचा, बेचने में भी उनकी असिस्ट की है। तो ये यहाँ पर तो फिर भी ज्यादा खर्चा है, लेकिन ओवर देयर इट इज वेरी मिनिमम। व्हाट इज 5,000 यार? 5,000 इज अप्रोक्सीमेटली 15 लाख रुपए पाकिस्तानी। 15 लाख रुपए पाकिस्तानी में मुझे आप बताएं काट लगती है पाकिस्तान में। यहाँ पर आप दुकान के अंदर एक सेटअप बना रहे हैं, आप एक लाइसेंस बनाइए, लाइसेंस में 2 लोगों को वीजा मिल जाएगा, आपका वो खर्चा है, जमा 5,000 कीजिए, 2 लोग मिलके उसी लाइसेंस के अंदर, उसी वर्क परमिट के अंदर अपनी ही दुकान पे काम करके मिनिमम यू कैन अर्न 3 to 4,000 euros पर मंथ मिनिमम, आफ्टर ऑल द एक्सपेंसेस। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट, दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट। ये स्मॉल बिजनेस के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। फिर इसके साथ साथ कॉफी शॉप है, कॉफी शॉप, बहुत कॉफी बहुत पी जाती है, पाकिस्तानी चाय का बेहतरीन कारोबार किया जा सकता है। आई विल एक्चुअली थ्रो दिस आइडिया टू मैनी चाय प्रोवाइडिंग एंटरप्रेन्योर्स इन पाकिस्तान के, यार भाई यहाँ पे भी सर्विस दो। यू हैव टू ग्रो ग्लोबली। एक टीबीटी पॉडकास्ट चलती है थॉट्स बिहाइंड द थिंग्स में, तो उसमें मैं बहुत से माशाल्लाह बहुत काबिल लोग आते हैं, मेरी तो खैर, मैं तो खैर किसी गिनती में नहीं हूँ। तो उसमें मैंने बहुत सारे ऐसे एंटरप्रेन्योर्स को देखा है कि वो बिल्कुल एक सही बात करते हैं, और तकरीबन सबका मौकफ एक ही होता है कि यू शुड प्रोवाइड टू द ग्लोबल इकोनॉमी टू अर्न यूएस डॉलर विच विल हेल्प पाकिस्तान इकोनॉमी। दिस इज ट्रू, बट टू डू दैट इधर आप इतने एफिशिएंट हो जाएं कि आप पाकिस्तान में बैठे बैठे उन लोगों को असिस्ट करें, या फिर आप वहां पे जाके कुछ ऐसा करें कि आप रेवेन्यू इतना जनरेट करें कि आप सेल्फ सफिशिएंट होकर दूसरों को ही बुलाएं। अब ये चाय वाला ही सेटअप है, बिरयानी पुलाव वाला सेटअप है, समोसे पकौड़ों वाला, दीज आर द मेन आइटम्स ऑफ योर ओन सोसाइटी। इसमें आपको किसी की हेल्प की भी जरूरत नहीं है। अगर आप कुछ ऐसा कर लेते हैं, उस करने के बाद आप उसकी फ्रेंचाइजिंग खुद ब्रांड बन सकते हैं आप, और आप उस ब्रांड को पूरे ईस्टर्न यूरोप में फैला सकते हैं। वीजास का इशू और वीजास और वर्क परमिट की जो मुसीबत है, वीजास और वर्क परमिट की जो कंफ्यूजन है, वो ज्यादातर हमारे ही ममालिक के अंदर, उन लोगों के रहने वाले लोगों के अंदर दिमागों में पाई जाती है। वीजा की साइकोलॉजी ये है कि यू नीड अ परमिशन टू गो समवेयर, बट व्हाई? इफ यू कैन डिफाइन दैट व्हाई, देयर इज नो प्रॉब्लम फॉर द वीजा, देयर इज नो प्रॉब्लम, एवरीवन इज देयर टू हेल्प यू ब्रदर। आपको वो व्हाई डिफाइन करना। इफ यू कैन डिफाइन द व्हाई, एवरीवन विल गिव यू द वीजा, चाहे वो यूएस है, चाहे वो कनाडा है, चाहे वो इंग्लैंड है, चाहे वो स्पेन है, जर्मनी है, इटली है,
If your why is defined logically, you will get the visa. उस why की definitions हैं जो उन्होंने सेट की होती हैं, जिसका why WHY क्यों, कि मैं क्यों जाना चाहता हूँ। आपका ये क्यों जो है अगर लॉजिकल है, कंस्ट्रक्टिव है, पॉजिटिव है, चाहे आपकी जेब में पैसे हैं या नहीं है, तो यूरोपियन जितना भी ट्रैवलर है पूरी दुनिया में ट्रैवल करता है, फकीरों की शक्ल में ट्रैवल करते हैं। कोई भी यूरोपियन वो बिजनेस कॉस्ट्यूम में सफर नहीं करता जिस तरह साउथ ईस्ट एशिया के लोग करते हैं। हैव यू एवर थॉट अबाउट इट? तो ये एक साइकोलॉजी है। तो इस साइकोलॉजी को मद्देनजर रखिए, आप वहां पे अर्निंग करने जा रहे हैं, लेकिन खुद सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर रहे हैं अपना, और लोगों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करेंगे। जब आप मल्टीपल स्टोर्स बनाएंगे तो भाई मल्टीपल फ्रेंचाइजीज बनाएंगे एंड इट विल ग्रो लाइक इन अ डेज। आपको डेफिनेटली अगर एक स्पॉट के ऊपर आप 100 कमा रहे हैं और आपको पता है कि यार मेरा 50 का खर्चा है, व्हाई शुड यू नॉट री इन्वेस्ट इट टू मेक इट 100, टू मेक अनदर 100 एंड देन गो टू द 1000 एंड फ्रॉम 1000 टू 100,000। ये चीज आपको अगर अपने जेहन में रखेंगे और इसको करेंगे तो देयर इज नो प्रॉब्लम। डार्क रोज ने एक सवाल भेजा है, सलोन का बिजनेस कैसा है? सलोन, इफ शी इज टॉकिंग अबाउट बाय द लुक ऑफ इट के फीमेल है, सलोन का बिजनेस बहुत अच्छा है। सालोन में, विमेन सालोन में नेल्स का वहां पे बहुत काम है, हेयर डाई वगैरह का, लेकिन मैंने देखा है कि नेल आर्ट्स का और नेल से मुतलका और उसका पेडिक्योर और मैनिक्योर का बेपनाह काम है। बने बनाए सालोन जो रेंट पे मिल सकते हैं, मिल जाते हैं, आप उसी में अपना सेटअप कर सकती हैं, आसानी के साथ कर सकती हैं। एक खातून कर सकती हैं, 2-3 खातून मिलके कर सकती हैं, इजीली कर सकती हैं। रिजवान अमीन साहब वालेकुम सलाम। स्मॉल बिजनेस अपॉर्चुनिटी अभी इसके ऊपर डिस्कस हुआ है। प्रोसेस ऑफ सिटीजनशिप इन बोस्निया, बड़ा अच्छा सवाल किया हुजैफा ने। मिस्टर हुजैफा, प्रोसेस ऑफ सिटीजनशिप इन बोस्निया, वंस आपकी कंपनी स्टैब्लिश हो गई है एंड यू आर देयर, तो उस कंपनी की बेस के ऊपर जिस वक्त आप वहां पर रह रहे हैं, या आप इन जनरल 5 साल का अरसा गुजार लेते हैं किसी भी तरीके से, तो 5 साल के बाद आपको परमानेंट रेजिडेंसी का स्टेटस मिल जाता है। अब 5 साल के बाद जिस वक्त परमानेंट रेजिडेंसी का स्टेटस मिलता है, ऑलरेडी आपके पास परमानेंट रेजिडेंसी का कार्ड होता है जो कि इक्विवेलेंट टू बोस्नियन हर्जेगोविनियन नेशनल आईडी कार्ड है, या मोंटेनेग्रो नेशनल आईडी कार्ड है, या नॉर्थ मैसेडोनिया का नेशनल आईडी कार्ड है। अब उस नेशनल आईडी कार्ड पे ऑलरेडी आप यूरोप और शेंजन शूजन ये वो सब हर जगह वीजा के बगैर जा सकते, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। आफ्टर दैट आईडी कार्ड, आफ्टर दैट पीआर, यू आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर द सिटीजनशिप। एक उनकी एग्जाम्पशन है, अगर आपने कुछ सोसाइटी में ऐसा किया है जिससे सोसाइटी ग्रो हुई है, जैसे कम्युनिटी को बहुत फायदा हुआ है, तो आप 3 साल के बाद डायरेक्ट सिटीजनशिप को अप्रोच कर सकते हैं। So this is another possibility. So everyone appreciate you, everyone will encourage you, and everyone will give you, all the government departments will give you their best feedback, their best support, their best help if you are doing all and everything in a legal system. So जब आपके पास आप गए ही एज ए सेल्फ एम्प्लॉय हैं और आपने वहां पे 5-7 हज़ार US डॉलर लगा के या यूरो लगा के अपना काम शुरू किया और आप महीनों के अंदर माशाल्लाह अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जो है लाखों डॉलर्स में ले गए हैं, तो दे विल ऑलरेडी गिव यू वट एवर यू आर लुकिंग फॉर। वीजाज आपके लिए मसला नहीं रहेंगे, आना जाना आपके लिए मसला नहीं रहेगा, फैमिलीज को रखना मसला नहीं रहेगा, लोगों को सेट करवाना, बाकी लोगों के लिए वर्क परमिट्स लेना कोई मसला नहीं रहेगा। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यू नीड टू टेक अ इनिशिएटिव। आपको अपने अंदर हिम्मत पैदा करनी है कि या मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर आना चाहता हूं और बाहर आकर अपने कंफर्ट जोन को खत्म करके मैं कुछ ऐसा करना चाहता हूं जो मेरे लिए और मेरे आने वाली नस्लों के लिए भी बेहतर साबित हो। सिटीजनशिप लेना, मेरी सारी जिंदगी ही एक्सपैट की गुजरी है। आई ऑलवेज डिस्कस दिस विद माई क्लाइंट्स ओपनली। सिटीजनशिप एक ऐसा कड़वा घूंट है जो आपको लाइफ में एक दफा पीना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आपने ये घूंट कब पीना है, when you would like to take that sip. It depends 100% depending on you। 20 साल की उम्र में पीना है, 50 साल की उम्र में पीना है, 40 साल की उम्र में पीना है, 35 साल की उम्र में पीना है। अगर बेहतर लाइफ चाहते हैं आप और परमानेंट सोल्यूशन चाहते हैं, वीजों से जान छुड़ाना चाहते हैं,
अपने बिजनेसेस अपनी एफर्ट्स को अप्रिशिएट करवाना चाहते हैं, उसका बेस्ट रिटर्न ऑन एफर्ट चाहते हैं, यू विल हैव टू टेक दैट स्टेप ऑफ द सिटीजनशिप फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। चाहे वो विद इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो विदाउट इन्वेस्टमेंट हो, इट्स योर चॉइस। विद इन्वेस्टमेंट में इस वक्त करंटली वर्ल्ड वाइड जो बेस्ट है वो तुर्की है, इसमें कोई भी शक नहीं है। लोग कहते हैं महंगा हो गया, पहले $2.5 लाख की थी इन्वेस्टमेंट, अब $4 लाख की हो गई है, बहुत महंगी हो गई है सर। ये मैं कहता ये महंगी नहीं है भाई। आपने बेसिकली ये विदाउट इन्वेस्टमेंट ही कंसिडर करेंगे, क्यों? आप तो एसेट ले रहे हैं, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप एसेट ले रहे हैं, एसेट आपका अच्छा लिए जाना जरूरी है। अगर आपने एसेट प्रॉपरली ले लिया देन देयर इज नो प्रॉब्लम। पासपोर्ट तो आपको बाई प्रोडक्ट मिली है अपने एसेट के अगेंस्ट, एंड यू बिकम द नेशनल। नाउ यू आर फ्री एज अ बर्ड। आप रैंकिंग चेक करें पासपोर्ट की, इतने ममालिक ही काफी हैं भाई बिजनेसेस करने के लिए, आने जाने के लिए। आप इसी को कंज्यूम कर ले, इज मोर देन इनफ। पासपोर्ट आपको फ्री मिला है, कोई टाइम स्पेंड नहीं किया आपने। लेकिन अगर आप इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते तो बगैर इन्वेस्टमेंट के आई हैव नेवर कम अक्रॉस सच अ ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी विच इज कॉस्ट इफेक्टिव, विच इज बिजनेस फ्रेंडली, लो इन्वेस्टमेंट बजट, इंतहाई लो इन्वेस्टमेंट से आप सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं, अपने और अपने फैमिली के लिए ब्रेड एंड बटर का बंदोबस्त कर सकते हैं बाइज्जत तरीके से। बोस्निया हर्जेगोविना इज टॉप ऑन द चार्ट वल्लाही, यानी बोस्निया हर्जेगोविना इज द टॉप ऑन द चार्ट, क्योंकि ऑलरेडी मुस्लिम सोसाइटी है। जाहिर बात 51% मुसलमान है बोस्निया हर्जेगोविना में, 49% जो हैं वो क्रिश्चियंस हैं, ऑर्थोडॉक्स हैं और ज्यूज हैं और एथिस्ट वगैरह भी है। बट जो इन ओवरऑल जनरली है, मुस्लिम पॉपुलेशन जो है वो ज्यादा है। सराजीवो कैपिटल है, सराजीवो में अबाउट 90% जो है वो मुस्लिम रहते हैं। अजान सुनने को मिलती है, यूरोपियन स्टैंडर्ड्स हैं, यूरोपियन यूनियन बेपनाह इन्वेस्टमेंट कर रही है बल्कान कंट्रीज में। चाहे आप कॉन्ट्रैक्टिंग के बिजनेस से ताल्लुक रखते हैं, सर्विसेज से, चाहे आप आईटी के इंजीनियर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, टेलीकॉम के इंजीनियर हैं, प्रोफेशनल्स हैं, सिविल इंजीनियर हैं, मैकेनिकल इंजीनियर हैं, एसोसिएट डिप्लोमा होल्डर्स हैं, सर्विसेज के कारोबार में आइए। मैंने अभी टीबीटी की बात की थी, पॉडकास्ट वालों की, टीबीटी वो हमेशा यही और हर कोई आके वो किन को बुलाते हैं, जो लोग उभर के सामने आए, लेकिन उन सब का अगर आप बिजनेस देखेंगे दे ऑल बिलोंग्स टू द सर्विसेज बिजनेस। वो आप लोगों के लिए एक रोल मॉडल है यार। I highly recommend that you watch that channel. I do not have any kind of sponsorship from them, but I am just saying for the sake of knowledge and information and awareness कि वो बहुत प्रोफेशनल लोगों को जो अपनी फील्ड में टॉप ऑन द चार्ट हैं, टॉप नॉच लोग हैं, जिन लोगों ने स्क्रैच से स्टार्ट किया है, आप उनसे सीखिए। दो ही तरीकेकार है लाइफ में, सीखे हुओं से सीखिए या खुद पैसा लगा के सीखिए। बदकिस्मती से जिस वक़्त मैंने अपनी प्रोफ़ेशनल लाइफ़ का या बिज़नेस लाइफ़ का आगाज़ किया, भाई उस वक़्त तो सोशल मीडिया इतना पॉपुलर भी नहीं था। ना ही हम लोग इतने ज़्यादा मतलब वेल कनेक्टेड थे, ना पता था। मैंने जो सीखा अपनी ज़िंदगी में या किया है भाई, वो पैसा लगा के किया है। कमाया है, लगाया है, कमाया है, लगाया है, कमाया है, लगाया है और उसी से ही आगे आए हैं। But for you guys who are coming up now, it is a very wonderful atmosphere, very wonderful environment. There are thousands of different professionals who can inspire you and are sharing their stories. You can learn from them. आप बहुत सारी ऐसी मिस्टेक से अवॉइड कर सकते हैं जिससे एक न्यू कमर करता है विद दिस एक्सपीरियंस एंड द नॉलेज ऑफ अदर्स। तो इट इज़ वेरी गुड फॉर यू टू डू दैट। तो तुर्की के अलावा इन्वेस्टमेंट के हवाले से करेबियन आइलैंड्स भी हैं। करेबियन आइलैंड्स में भी अब इस वक्त रिसेंट अपडेट आई है कि यूरोपियन यूनियन के साथ एक नया एग्रीमेंट हो रहा है। दे विल डिसाइड ऑन देयर पासपोर्ट a native will allow to enter in the European Union or the investor will also be allowed to enter visa without visa in the Caribbean island. जुल्फकार साहब का मैसेज आया, प्रोसेस ऑफ स्टडी वीजाज इन बोस्निया इट्स सेम लाइक एनी अदर कंट्री, कोई डिफरेंट नहीं है। आपकी मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है वो अंडर ग्रेजुएट के लिए इंटरमीडिएट ही होनी चाहिए। डेफिनेटली आपको अपनी इंग्लिश लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी प्रूव करनी पड़ेगी, चाहे वो इंटरव्यू के जरिए हो, चाहे वो आइलेट्स वगैरह या किसी भी और कम्पिटेटिव इंग्लिश लैंग्वेज के एग्जाम के जरिए हो। मल्टीपल डिसिप्लिन अवेलेबल है, कुछ बहुत महंगे हैं, कुछ बहुत सस्ते हैं। सस्ते से सस्ती यूनिवर्सिटी आई बिलीव इट्स अराउंड 2500 यूरोस पर ईयर टू
3,500 euros something for the business related courses. How we will जुल्फ़कार साहब ने पूछा है, हाउ विल वी सेट अप फॉर अ सिंगल वुमन इज़ वेरी सेम। कोई भी ऐसा इंडिविजुअल चाहे वो मेल हो, चाहे वो फीमेल हो, अगर वो बिज़नेस सेटअप करना चाहती है, सबसे पहले तो उसको कंपनी अपनी एस्टेब्लिश करनी है। वो पावर ऑफ अटॉर्नी देंगे, मैं लीगल अपना कॉन्ट्रैक्ट दूँगा, वो पावर ऑफ अटॉर्नी पाकिस्तान से इश्यू करके हमें अदालत से नोटराइज़ करवा के बोस्निया में भेज देंगी। बोस्निया में फिर हम लोग उनके लिए कंपनी एस्टेब्लिश का प्रोसेस शुरू कर देंगे। इट विल टेक अप्रॉक्सिमेटली अबाउट 20 डेज़ फॉर द कंपनी सेटअप, देन 20 डेज़ के अंदर वो एज़ अ डायरेक्टर अपॉइंट होंगी और उसके बाद फिर वर्क परमिट आपका अप्लाई किया जाएगा। इट विल टेक 40 डेज़, तो तकरीबन ढाई महीने के अंदर-अंदर आपका सारा प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। मैंने एक्सप्लेन किया था कि कंपनी सेटअप का जो खर्चा है वो सिर्फ 2500 यूरो है। लेकिन वो कंपनी रखनी कहाँ पे है? उसके लिए रेंट है, तो वो रेंटल कॉन्ट्रैक्ट है, रेंट हमने अदा करना है कंपनी के लिए। आपका कंपनी का अकाउंटेंट कौन है? कंपनी के अकाउंटेंट के बगैर कंपनी एस्टेब्लिश नहीं हो सकती है, ये लॉ है। उस अकाउंटेंट को सैलरी दी जानी है। फिर आपका डायरेक्टर का वर्क वीज़ा है, वर्क परमिट है, उसकी फीसें अदा होनी है। जो कंसल्टेंट या लॉयर, क्योंकि सारा काम कोर्ट के ज़रिए हो रहा है, तो लॉयर की फीस भी देनी है, तो उस लॉयर को आपने क्या फीस देनी है। तो ये कलेक्टिवली सारे खर्चे अगर कैलकुलेट करेंगे, अगर सिंगल बंदा या सिंगल डायरेक्टर होगा, इट विल कम अक्रॉस अप्रॉक्सिमेटली लाइक 6500 यूरोज़। और अगर 2 लोग होंगे तो दूसरे डायरेक्टर के थोड़े से एक्सपेंसेस बढ़ जाते हैं, सर्विसेज बढ़ जाती हैं, सो इट विल टेक अप्रॉक्सिमेटली 9000 यूरोज़ फॉर 2 डायरेक्टर्स बेस कमर्शियल लाइसेंस। रेजिडेंसी परमिट, वर्क परमिट 1-1 साल का मिलता है, आसानी से रिन्यू हो जाता है, कोई पाबंदी नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और जब अगर हम इस कॉस्ट की बात करते हैं, 2 लोगों पे डिवाइड हो जाएगी तो ये चा 4500 यूरो तकरीबन आ जाता है। ये कॉस्ट थोड़ी-सी और भी कम हो सकती है अगर हम किराया और जो अकाउंटेंट की सर्विसेज़ हैं वो 6-6 महीने के लिए कर लें, थोड़ा-सा कम हो जाएगा और कम हो जाएगा और सस्ता हो जाएगा। सो इट एंटायरली डिपेंड्स व्हाट यू आर थिंकिंग। आप क्या करना चाहते हैं, किस माइंडसेट से आना चाहते हैं। मेरा नंबर हमेशा मेरे चैनल्स पे अवेलेबल रहता है +905526531512। ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। मैं अभी कमेंट्स में लिख भी देता हूँ। तो यहाँ पर आप मुझे मैसेज व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, मैं अवेलेबल रहता हूँ। और आप मुझे डिटेल में अपनी बिज़नेस प्लान अगर शेयर करें तो मैं उसपे आपको बेहतरीन मशवरा दे सकता हूँ। बजाए सिर्फ़ ये पूछने के वीज़ा कितनी देर में लगेगा, वीज़ा गारंटी है कि नहीं है। असल में आपकी इंटेंशन पहले क्लियर होनी चाहिए कि मैंने करना क्या है? मैं क्या करना चाहता हूँ या क्या करना चाहती हूँ? वन्स इट इज़ ऑल क्लियर देन आई कैन एडवाइज़ यू व्हिच इज़ इन योर बेस्ट इंटरेस्ट, आपको किधर जाना सूटेबल रहेगा। अगर आप बोस्निया हर्ज़ेगोविना में वर्क परमिट पे हैं, तो वीज़ा वगैरह लेना यूरोप के लिए, शेंजन के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल क्रोएशिया के लिए बहुत ईज़ी है। यहाँ तो सारी एम्बेसीज़ जो हैं, वो तो भई फ़ारिग पड़ी हुई हैं, कोई भी नहीं जाता। आप दरवाज़ा खोलें, अंदर दाखिल हो जाते हैं और सामने बैठे होते हैं उनका स्टाफ मेंबर, बल्कि कुर्सियाँ खाली पड़ती हैं। आपको देख के कोई बंदा परेशान होकर आता है, यार ये वीज़ा लेने के लिए आया है। बिकॉज़ नोबडी नीड्स अ वीज़ा फ्रॉम देयर। छोटे से छोटा कारोबार करके आप एक बहुत अच्छा इनकम सोर्स अपने लिए और अपनी लाइफ़ के लिए, अपने लाइफ़ पार्टनर्स के लिए और फैमिलीज़ के लिए स्टार्ट कर सकते हैं, बगैर किसी प्रॉब्लम के। ये सारा कलेक्टिवली एक स्टोरी है। तुर्की में बिज़नेस करने के लिए आपको कमर्शियल लाइसेंस चाहिए। असल में तुर्की का सिस्टम थोड़ा-सा डिफरेंट है। तुर्की में रहने के लिए रेज़िडेंसी परमिट है, काम करने के लिए वर्क परमिट है, बिज़नेस करने के लिए बिज़नेस लाइसेंस है। तीनों चीज़ें एक-दूसरे के साथ कनेक्टेड नहीं है। तो तुर्की में अगर आपने छोटे से छोटा भी कारोबार करना होगा, सबसे पहले आपको अपना रेज़िडेंसी परमिट सॉर्ट आउट करना होगा। अब रेज़िडेंसी परमिट सॉर्ट आउट करने के लिए मतलब ये है, अगर आप टेंशन फ्री होकर काम करना चाहते हैं, तो आपको रियल एस्टेट लाज़मी लेनी पड़ेगी। जब रियल एस्टेट की बात करते हैं, तो अब जो ऑफ़िशियल मिनिमम कैप है तुर्की में रियल एस्टेट लेने का, वो $2 लाख है। क्योंकि कोई ज़माना था, मेरी कैम्पेन थी, बहुत वायरल हुई थी कि 30 लाख रुपए में पाकिस्तान में अपना घर लीजिए। बहुत से लोगों ने मज़ाक किया, बहुत से लोगों ने फ़ायदा उठाया। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों को सेटल किया। उस वक़्त पाकिस्तान में यूएस डॉलर अप्रॉक्सिमेटली 160-158 का था, जो 15 से 17,000 18,000 यूएस डॉलर में एक अच्छा 2 बेडरूम का बेसमेंट का अपार्टमेंट आ जाता था गुड कंडीशन में। आज भी बहुत से लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह जिनको मैंने ये वाला अपार्टमेंट लेके दिया था और वो बड़े आराम से रह रहे हैं। तो जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट उस वक़्त की, वो बगैर कैप के की है, जिन लोगों ने इन्वेस्टमेंट कैप के साथ की $75,000 की, वो भी आराम से रह रहे हैं। अब $2 लाख पे है।
तो ये डिपेंड्स हर चीज़ जो अपने वक़्त पे, अपने टाइम पे उसका थोड़ा-सा डिफरेंट हो जाता है। तो ये सॉरी तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैंने आपके साथ ओपनली शेयर कर दी हैं। मज़ीद आपको अगर सवाल हो, मज़ीद कुछ कहना चाहें तो मुझसे ज़रूर राब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर ऑलरेडी शेयर्ड है। अपना बहुत सारा ख़्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।